सलाम, फिज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। जनाब, ये गाना मैंने क्यों गाया, आज का इंट्रो मेरा गाने से स्टार्ट क्यों लिया, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। बहुत छोटी सी थी मैं, तो एक आवाज़ जो सबसे पहले मैंने अपने कानों में सुनी एज सिंगर, जैसे लोगों ने लता जी सुनी होगी, किसी ने मुकेश जी को सुना होगा, किसी ने मेहदी हसन खान साहब को सुना होगा, किसी ने नूरजहां जी को सुना होगा, अलका जी को सुना होगा, सोनू निगम जी को। मैंने सबसे पहली आवाज़ जब सुनी थी किसी की, जो एक होता है ना म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आप किसी को बहुत पसंद करते हो, किसी की आवाज़ पे बहुत लहराते हो, झूमते हो, तो वो सिंगर थी सेलिन डियोन जी। इतनी सुरीली, इतनी कोयल, उस लय पे जाके वो गाना गाती हैं जिस पे जिन सुरों को हम टच नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। उनकी वॉइस की जो गरज है, जो पीक है, और उनका जो एक गूंज है, वो तो सबकी सामने एक मिसाल भी है, क्योंकि समंदरों तक, लहरें तक उनकी आवाज़ को सुनती हैं। टाइटैनिक मूवी जिसमें उन्होंने टाइटैनिक का जो टाइटल सॉन्ग गाया था, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत 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 लोगों के दिलों में वो गाना बजता है आज भी। कहीं का रोमांस की बात होती है, कहीं प्यार की बात होती है, कहीं दिल लगी की बात होती है, कहीं इश्क माशूकी की बात होती है, तो टाइटैनिक का ये सॉन्ग जो कि सेलिन डियोन जी ने गाया था, उनकी आवाज़ के बगैर नामुमकिन है। और उनके गाने के वजह से भी टाइटैनिक मूवी जो थी वो सुपर डुपर हिट मूवी जो आज तक लोगों के दिलों में बैठी हुई है। तो गाने की OSTs, जैसे ड्रामे के OSTs, इन लोगों की जो आवाज़ें हैं वो भी ड्रामे को कामयाब बना देती हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी होता है बहुत से ऐसे ड्रामे, जैसे कि आजकल वो इश्क मुर्शद, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, इश्क मुर्शद गाना है ना, जिसमें वो जाने तमन्ना जाने जहाँ, जो हमारे बहुत प्यारे से सिंगर अहमद जहाज़ेब ने गाया, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जबकि सुनने में आया है कि स्टोरी में इतनी जान नहीं है, सच मैंने देखा नहीं अभी, मगर जब मैं देखूंगी तो फिर मुझे पता चलेगा, क्योंकि एक्टर्स तो सारे उसमें कमाल हैं। हो सकता है ड्रामा भी बहुत सुपर हो, बहुत डुपर हो, और एक्टर्स ने बहुत काम किया, मगर नो डाउट अहमद जहाज़ेब की वजह से उस गाने में 4 चांद उन्होंने जो लगाए, वो फिर जब ड्रामे में आया तो फिर ऐसा छा गया ड्रामा कि मैं आपको क्या बताऊं। कहीं पे भी आप जाते हैं किसी कॉन्सर्ट में, किसी शो पे, और जाने के बाद अगर अहमद जहाज़ेब का वो गाना ना हो और अहमद जहाज़ेब वहाँ पे परफॉर्म ना करें, तो दिल नहीं करता कि आप अपनी जेब से ना पैसे खर्चा करके टिकट ख़रीदें और उस कॉन्सर्ट को देखें, क्योंकि आपकी वो मौसीकी जो है ना, मुझे लगता है वाकई, कोई कहते हैं ना लोग रूह की ग़िज़ा है, तो वाकई रूह की ग़िज़ा है। कहीं म्यूज़िक बज रहा होता है, आप ऐसे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर देते, कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी में बीट आ जाती है, नो मैटर आपको डांस आए या ना आए। तो खैर बात हो रही थी सेलिन डियोन की। सेलिन डियोन की मैं बात क्यों कर रही थी, देखें, आय हाय 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 हाय, वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा ये पूरा वीक हमने शो जितने भी किए, जो बातें की, जिन लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया, वो सारी उन ख़वातीन को जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारा काम किया है, बड़ी इज़्ज़त कमाई है, बड़ा नाम कमाया है। पैसा तो चलो हर कोई कमा लेता है, वो तो एक अचीवमेंट है, वो आपको मिलती है अवार्ड के तौर पे। आपको जैसे एक सैलरी मिलती है, हर एक की एक जॉब होती है, जैसे मेरी यहाँ पे जॉब है, मुझे सैलरी मिलती है, तुम्हारी जॉब है ना भाई, आपकी भी जॉब है, लग गई, पक्की हो गई है, चलो गुड। तो जिसकी जॉब लगी उसको सैलरी मिलती है। उसी तरह ये आर्टिस्ट भी जो होते हैं, आर्ट लवर, इन लोगों को भी, या फिर जो भी अपनी ज़िंदगी में पुलिस के महकमे में हो, डॉक्टर के महकमे में हो, उनको एक सैलरी बेस तो मिलती है। तो आर्टिस्ट को एक इनाम मिलता है, वो इनाम भी उसकी मंथली सैलरी नहीं होती, मगर उसको टाइम मिल जाता है, किसी कॉन्सर्ट से, किसी शो से, किसी OST से, या फिर अपने आजकल तो यूट्यूब की वजह से वो जो रेवेन्यू बड़ा मिलना शुरू हो जाता है, यूट्यूब के बड़े पैसे आते हैं, तो वो भी बड़ा बेस्ट हो जाता है। तो खैर इनके बारे में मैं बोलती हूँ कि बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ हम इतनी सारी औरतों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बड़ा उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, वहाँ पर इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। 55 की हो गई हैं सेलिन डियोन जी, बहुत सारे गाने गाए, एक उनका वो भी बड़ा अच्छा गाना था, I'm alive and you call me and you hear, I just love that song too। उसके ऊपर भी मूवी बनी थी, उसका भी टाइटल सॉन्ग था इनका, मुझे नाम भूल गया, वो उसमें रैबिट होता है, जहाज़ में उड़ रहे होते हैं ऑल दैट। तो वो मैंने फ़लाल के साथ बहुत सारी देखी, मगर ऐसे मैंने पूरा नहीं देख सकी, उसके बड़े सारे सीजन्स भी हैं, मगर उसकी पहली मूवी जो थी उसका टाइटल सेलिन डियोन ने किया था। 55 की हो गई है। ग्रैमी अवार्ड जो है इनको 5 टाइम्स मिल चुका है। कैन यू इमेजिन, एक औरत को 5 मरतबा ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया भाई, आम बात नहीं है। हमें एक नहीं मिला आज तक,
मुझे नहीं मिला किसी जगह का कोई अच्छा अवार्ड नहीं मिला जहाँ पे मैं जाके बोलूँ भाई ये उनको ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं यार। और एक जो बड़ी दुख वाली बात है, बड़े अफसोस वाली बात है, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, अभी ना सोशल मीडिया पे जब उनकी पिक्चर्स लगा रहे होते हैं या उनकी कोई प्रोफाइल शेयर हो रही होती है, उनकी रील्स शेयर हो रही होती है, उसके साथ ना पिछले उनके पूरे एक्सपीरियंस जो उन्होंने लाइफ में शुरू किया अपना काम, उनकी जर्नी, और एकदम से उनकी जर्नी के साथ उनका लगा दिया जाता है ये वाला टाइम जिसमें अभी उनको स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, एक बीमारी का नाम है, वो हो गई है। ठीक है, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है, बीमारी है जो नर्वस ब्रेकडाउन से ताल्लुक़ रखती है। आपका नर्व्स जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है और वो बड़ा डेंजरस है। इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। तो वो जो इनको हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत दिल से इनके लिए दुआ करूँगी कि आप भी बल्कि दुआ कीजिए, सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको इसी तरह हमारे सामने रखे। जितनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, कितनी स्ट्रगल होगी इनकी, कितनी एफ़र्ट होगी, क्या कुछ किया होगा। उनकी एक जगह मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अवार्ड शो में वो बड़ा रोई और रो के अपनी आवाम से कह रही थी कि किसी ने बोला कि आपने सिंगिंग के अलावा कुछ और क्यों नहीं किया, यू कुड हैव डन सो मच बिकॉज यू आर स्लिम, स्मार्ट, यू आर प्रिटी, यू आर अट्रैक्टिव, यू कुड हैव डन सो मच। और आपकी इसमें अट्रैक्शन क्या थी सिंगिंग में? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए कि मुझे आता ही कुछ नहीं है। मुझे तो आता ही यही कुछ है, मैंने सारी ज़िंदगी गाना ही गाया है, मुझे यही आता है इसलिए मैंने यही किया है और इतनी जी जान से किया है कि इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा लगा ही नहीं है। एंड शी वॉज क्राइंग व्हाइल टेलिंग दिस। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बस मेरी दुआएं आप तक पहुंच जाए, मेरी आवाज़ पहुंचे ना पहुंचे सेलिन डियोन जी के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू दिल से। यू आर द साउंड जिसको मैंने सुन के आज बड़ी हुई हूँ, आपकी आवाज़ की कॉपी करती हूँ, गाने की कोशिश करती हूँ, मगर वो कहते हैं ना कख नहीं, आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं गा सकता। यू आर द ओनली सिंगर, वन एंड ओनली। एनीवे, एक ब्रेक लेंगे। इसी तरह खूबसूरत आज हमारा शो है, बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स भी आज हमने अपने शो पे बुलाए हुए, और वो सिंगर्स जो हैं यूएसए से हैं, पाकिस्तानी नहीं है। उनकी क्या सोच है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने बुलाया है, क्या करने आए हैं, गाना गाने आए हैं या फिर गाने सुनने आए हैं या किसी कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में विजिट हुआ है, तो आपको सब बताएंगे। टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं आज मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हम बात करें औरतों के ऊपर, तो औरतें किस तरह से काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है। तो मैंने सोचा जो हमारे ऑफिस में भी काम करती हैं सारी बच्चियाँ, वो भी तो कितनी मेहनत करती हैं, कितने तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ करके, कोशिश करके अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश भी रखा हुआ है। और इतने देखा जाए तो यहाँ पर सारे हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे मर्द हजरात हैं, और उनके बीच में आप बाहर निकलें और काम करें, बड़ी बात होती है। तो जी, सबसे पहले आप बताइए नूर, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसी अपनी अचीवमेंट को पूरा करने के लिए आपने ये जॉब की, सब कुछ बताइए। सबसे पहले तो एज अ बीइंग वुमेन सबके लिए मुश्किल होता है, और जिस तरीके से कि मैं फैसलाबाद से हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए था, और फैमिली में भी अलाउ नहीं किया जाता कि लड़की घर से निकले, और घर से निकले जॉब करना। सबसे पहले हमारी सोसाइटी जो है वो एक टीचिंग और डॉक्टर्स और बस होता है कि फीमेल्स है तो ये टीचिंग ही कर सकती है। एक्सेप्ट भी करते हैं तो इन जॉब्स को कर लेते हैं, टीचर और या फिर डॉक्टर को। और मीडिया फील्ड में आना जो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को उस तरीके से एग्री करना, लेकिन मेरे मामले में भी अगर देखा जाए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में लड़कियों को परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की, जॉब करने की, हत्ता कि किसी टाइप की जॉब भी वो नहीं कर सकती। आपकी अम्मी ने की थी कभी? नो, मेरी अम्मी ने नहीं की थी। बल्कि तो मैं वो आपको भी उस मेरे लिए मेरे हुनर की बात है कि मैं अपनी फैमिली की वाहिद लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली हूँ। Really? और अभी मेरी स्टडी कंटिन्यू है, एमफिल कर रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएचडी भी करूँगी। अच्छा। तो ये सारे जो गोल हैं इसके लिए क्रेडिट स्पेशली वालिदैन को तो होता ही है, लेकिन मेरे छोटे भाई को है, उसका नाम जरूर लेना चाहूँगी, इरफान को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, वो ज़माने बदल गए कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां जॉब नहीं करेंगी। और फिर इस तरीके से मीडिया फील्ड में आना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि अगर आप चाहती हैं
तो आप इसको कंटिन्यू करें। और मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में मुझे मतलब अगर देखा जाए, कहते हैं ना औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, तो आज की औरत के पीछे मर्द का हाथ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मुश्किलात तो हर जगह होती हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि घर से निकलना और फिर इस तरीके से फील्ड में आना, और मीडिया फील्ड को लोग अच्छा नहीं समझते कि ये लड़कियां जाएंगी तो शायद वो अच्छे घरों की लड़कियां नहीं होंगी, या इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। और मैंने भी यही सुना था कि मीडिया के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन किया, लेकिन मुझे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं मिला। मुझे बिल्कुल फैमिली की तरह कहते हैं कि बाहर निकलेंगे तो वो लोग बेड़ियों की तरह बैठे हुए हैं कि लड़कियों को नोच लेंगे और ये वो सारा ऐसा कुछ मैंने आपका एटीट्यूड भी देखा है ऑफिस में, आप बहुत रिजर्व भी रहती है। हम काम से काम बस जितनी बात है वो काम से हद तक, हाँ, फ्री नहीं होती ज़्यादा। जबकि हमारे पूरे ऑफिस का स्टाफ ऐसा है माशाल्लाह, सारे शरीफ, सारे अच्छे। इस पूरे चैनल का मैंने माहौल ही ऐसा देखा है, यहाँ पर जितने भी मर्द हजरात भी है ना, वो औरत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने खास तौर पे इस चैनल में देखा है। जी बिल्कुल। वैसे बाकी चैनल में भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मगर इधर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि औरत को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, फर्स्ट पे रखा जाता है, रिस्पेक्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इस चैनल में। तो आप भी थोड़ा रिजर्व रहती हैं, आप बस काम की हद तक बात करती हैं, मैंने देखा है। अब मुझे पता है कि कोई मजाक भी नहीं करती। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं घर से निकली हूँ तो मेरे लिमिटेशंस क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, मैंने उनको अचीव करना है, बजाय इसके कि मैं और चक्रों में पड़ जाऊँ, इधर उधर लोगों से हंसी मजाक करूँ। मैं मतलब कि खुद ही थोड़ा सा लिमिटेड रहती हूँ, ताकि लोग भी फिर उसको फील करें कि नहीं, इसके साथ फ्री नहीं हो सकते, या फिर ये उतनी स्पेस नहीं देगी। अब आप बताइए बिस्मा, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप घर से निकली और आपने कहा कि नहीं मैं तो काम करूँगी, मुझे कुछ करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, मैंने मैथ्स कॉम किया है, तो जब मैंने वो स्टडी कंप्लीट की ना, तो मेरा शुरू से ये था कि मुझे फील्ड ज्वाइन करनी है। मुझे पढ़कर घर पे नहीं बैठना कि वो जो डिग्रियां मैं लेके वो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े रह जाएं, वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी। और अपने बहन भाइयों के लिए भी मुझे एक मिसाल कायम करनी थी। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो ताकि मुझे देख के वो लोग भी जो हैं वो आगे बढ़ें, पढ़ें। तो जब मैंने अपना BS कंप्लीट किया तो मैंने फौरी तौर पे मतलब जो है ना वो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट जॉब ही यही है, तो यहाँ पे अप्लाई किया। तो उसके बाद मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, मैं नारोवाल से हूँ, तो लेकिन यह है कि वहाँ से यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे रहना, आप जब किसी नई सिटी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे रहना अकेले वो बहुत मुश्किल था। और हम लोगों की जो मतलब हम शुरू से जो बड़े हुए हैं ना अपनी अम्मी के साथ हुए हैं, बाबा तो थे ही नहीं, तो उस तरह की थी कि बस मामा के साथ साथ अम्मी ने भी आपको अकेले पाला। जी, तो फिर वो बहुत मुश्किल था कि अपने घर से जॉब करती थी कहीं? जी जॉब करती थी, तो वो ये था कि बहुत मुश्किल था हमारे लिए ना कि अपने घर से निकलकर एक नई सिटी में जाके फिर अकेले रहना। और फिर कुछ मामा को भी होता था कि ये अकेले नहीं रह सकती। मगर एक बात है, आपको एटलीस्ट घर से ये सबक तो मिल गया था, आपने देख लिया था ये कि आपकी अम्मी भी काम करती हैं और उन्हें बच्चों को भी पाला, ठीक है ना, अपनी इज्जत और वकार के साथ। बिल्कुल। तो उसी तरह आपको एटलीस्ट ये माइंडसेट तो हो गया था। और मुझे ना हमारी शुरू से मतलब शुरू से यही सिखाया गया था कि पढ़ना है, जॉब करनी है, अपना नाम बनाना है। अरे वाह। ये नहीं कहा गया था कि नहीं लड़की हो पढ़ के बस घर बैठ जाना है, शादी हो जानी है, ये सब नहीं सिखाया गया था शुरू से। माइंड बड़ी अच्छी लगती है, कुछ पेरेंट्स हैं आजकल मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों को ये जरूर सिखाते हैं नूर, कि आपने अपनी लाइफ जो है ना वो जीनी है। एक लाइन है ये पूरी ड्रॉ ऐसे ऊपर से नीचे तक आ रही है, और ये जो लाइफ है ना इसमें आपने इस पे चलना है। इसमें बहुत से स्टेजेस आएंगे, बहुत से रास्ते आएंगे, राइट लेफ्ट टर्न्स भी आएंगे, बट यू हैव टू चूज योर वे विच इज़ राइट, विच इज़ गुड फॉर यू, एंड देन यू टेक टर्न, यू टर्न वट एवर, बट दैट्स योर्स ओन चॉइस। अदरवाइज आपने स्मूथली उस रोड पे जाना, भले कछुए की चाल से जाओ। और इसमें बहुत ज़्यादा ना पेरेंट्स का हाथ होता है। बहुत सारी लड़कियों का ये माइंडसेट शुरू से बना दिया जाता है कि बस स्टडी कंप्लीट हो गई तो बस शादी होगी, बस घर संभालना है। लेकिन मेरे मामले में ये चीज़ नहीं थी। मुझे शुरू से यही सिखाया गया था कि आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, ताकि आपको देख के आपके बहन भाई भी उसी लाइन पे चलें। उसी लाइन पे तो और हमारा शुरू से बस यही माइंडसेट था कि बस कुछ करना है। और मीडिया फील्ड जर्नलिज्म तो मेरी मामा की बहुत फेवरेट थी, उनका ये ख्वाब था कि मैं जर्नलिज्म करूं। अच्छा, मगर मैं एक बात बताऊं, कॉल्स भी अगर हमारे प्रोग्राम में तो हम शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात हो रही है। देखें कितनी अच्छी मिसाल है, और यही वो मिसालें हैं जो आपके सामने ऐसे TV पे नहीं आती हैं, बैठती नहीं है, बताती नहीं है, या सोशल मीडिया पे कहीं स्टैंप लगा के ढिंडोरा नहीं पीट रही होती अपनी पिक्चर के नीचे कि मैंने ये कर लिया है। उनकी अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, और उनकी लड़ाई
जो है वो किसी के साथ नहीं है, क्योंकि वो अपने मकसद को लेके चल रही हैं। तो उनका जो एग्जैक्टली मोटो है वो अपनी सिर्फ सक्सेस को लेके, अपनी कामयाबी को लेके, चाहे वो जिस फील्ड में भी हैं। तो ये मिसाल है हमारे सामने। अच्छा, एक कॉल भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। गला पता नहीं क्यों ख़राब हो गया मेरा, मैंने तो पता नहीं कुछ खाया पिया भी नहीं था। एनीवे, किरण कराची से, क्या हाल है? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्या हाल है मैम? किरण तुसी ना अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दियो। कराची से हो ना तुसी? अच्छा, उर्दू बोलूँ फिर तो मैं? ठीक है जी, बंद कर दिया जी। कैसी है किरण? तू है मेरी किरण। आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आज बस आज मैंने अपने बहुत फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हुई हूँ, मेकअप करवाया है यश से। तो खैर मुझे बताओ किरण, क्या कहोगी? हम औरतों के ऊपर बात करें, उनकी मेहनत के ऊपर, उनकी कामयाबी के ऊपर, और वुमेंस डे भी आने वाला है तो इसलिए हमने पूरा वीक यही रखा। कुछ कहना चाहेंगी? क्या करती हैं आप? जी मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं आज़ादी के हिसाब से कहना चाहूँगी कि औरत को फुल आज़ादी होना चाहिए। शौहर की तरफ से, माँ बाप की तरफ से उसे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। जॉब करना चाहे तो जॉब करने देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका मैसेज सबको पहुंच गया, और इनके मैसेज को थोड़ा सा आगे भी मैं एलैबोरेट कर दूं। बात बिल्कुल सही है, औरत किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा सकती है। हमारे ना माशरे में ये होता है कि जैसी बच्ची पैदा होती है ना तो उसके बारे में ना डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, भाई इसकी ना शादी करानी है, कल को इससे बस यहाँ तक ही पढ़ाना है, नहीं बस ये करवा लेंगे, बस इसकी शादी। भाई हर चीज़ शादी नहीं होती, शादी आपका मकसद नहीं है, शादी आपका एम नहीं है, शादी आपका एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। शादी वो सीढ़ी है जिसको सब में पार करना है। शादी सब में करनी है, मगर शादी अच्छी हो बुरी हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाए। अगर आपकी शादी ख़राब चल गई है तो आप अपना जो है ना सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, बीमार हो जाएं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और आगे जो पीछे बच्चे भी हैं अगर पालना उनको पड़ जाए, तो वो औरत अगर टूटी हुई औरत है तो वो तो किसी भी शोबे में काम नहीं कर सकती, कामयाब नहीं हो सकती, अपना खुद ख्याल नहीं रख सकती। जब वो औरत अपना ख्याल नहीं रख सकती तो फिर बच्चों का कैसे रखेगी? तो ये एक ऐसा फेज़ है, अगर सही है तो अल्लाह का शुक्र है, अगर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में टूट जाएँ और मर जाएँ और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। आगे बढ़ना है आपने, तो जो आगे बढ़ना है वो है कामयाबी। कामयाबी की सीढ़ी किसी भी फील्ड में काम कीजिए, अपना नाम कमाइए, क्योंकि रोज़ी रोटी तो सबको कमानी है, तो हलाल तरीके से और मेहनत करके अगर कमा लेते हैं तो क्यों नहीं। तो यही शऊर हम आपके दिमाग में डालने के लिए आपको हम ये सिखाना चाहते हैं कि कभी औरत को शौहर का साथ देना पड़ता है, कभी बच्चों के लिए कमाना पड़ता है, कभी अपने बीमार वालिदैन, बूढ़े वालिदैन के लिए कमाना पड़ता है, कभी घर की छत ख़रीदने के लिए कमाना पड़ता है, तो कभी अच्छे खाने के लिए और कभी अच्छे पहनने के लिए। तो ये सारी ख्वाहिशात आपकी तभी पूरी हो सकती हैं जब औरत भी एक माशरे में कोई मुकाम रखेगी और उसको कोई स्पेस मिलेगी और वो मर्दों के साथ मिलजुल के काम करेगी। ये सेंस हमने लोगों तक पहुंचाना है कि मर्द हजरात ख़ास तौर पे औरतों पे शक व शुबा करने के बजाय उनको काम करने दें। अगर वो घर से निकल रही है उनको पर ट्रस्ट कीजिए, उनको स्पेस दीजिए ताकि वो अपनी तालीम का सही फ़ायदा उठा सके। तो ये जो आपको दिख रहे थे ये ब्यूटिशियन थे, सारे मेकअप आर्टिस्ट थे, तो यहाँ पर वो टचअप पुचअप कर रहे थे। एनीवे जो गेस्ट मेरे पास है ना उनको टचअप की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई फेयर दिखाने की, गोरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। दे आर ब्यूटिफुल विद द टैलेंट। ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मैंने कल इनका इंस्टा देखा तो मैं हैरान हो गई, इनकी रील्स देख के, इनका काम देख के कि भाई कौन है ये लोग, हम लोग कहाँ हैं और ये लोग किधर हैं यार, और क्या सोच है इनकी, क्या काम है इनका, क्या टैलेंट है। देयर अमेजिंग, आई कांट इवन टेल यू। आज इनको देखिएगा, इनके नाम सुनिएगा, उसके बाद इनके एक बार जाके इंस्टा पे काम देखिएगा, हैरान और चौकन्ने हो जाएंगे आप लोग। यूएसए से हमारे पास पूरा बैंड है, सिंगर्स हैं। यूएस एम्बेसी ने एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे इनको यहाँ पे बुलाया है और पाकिस्तानी सिंगर्स जो है बैंड के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और कुछ नई चीज़ जो है वो हमारे साथ मिलके जो है ना वो बनाएंगे और उसके बाद आप सुनेंगे। तो म्यूज़िक से ही सारा देखें ना, कोई भी इसकी लैंग्वेज नहीं होती, सबको समझ आती है, कोई भी ज़बान हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, आपको सारी ज़बान समझ आ जाती है। जो म्यूज़िक है, जो बीट है, आपको समझा देता है, क्योंकि म्यूज़िक की एक अपनी ज़बान होती है। तो हमारे पास बहुत प्यारे से मेहमान हैं। सबसे पहले जो मेरे साथ बैठे हैं वो हैं ब्राइस लमार, सिंगर और एक्यूस्टिक गिटारिस्ट भी हैं। हेलो, Hello. हाउ आर यू? Very good. So You nice don't to need see you. makeup.
I love your skin color. Thank you. I wish I was fair like you. Yeah, you're stylish, but you got such a ash tone hair as well. Yeah. It suits your face. Oh, thank you. It wasn't my decision, but. Well, it's your job. No, but it's your job to say good for me. But I'm saying good for you. Oh, see, thank you. and you're stylish anyway. I Now we have very stylish, very stylish Ivan. Yes? Electric sitar player, a DJ, right? Yeah. Ivan Hatfield. How are you? I'm excellent. I'm happy to be here. Really? Yeah. So, you have one more, right? She's a drummer. Yes. And she's your band partner too. Yeah. And she is also very stylish. Her talent speaks before she show her any kind of a talent. Anyway, we have Lise Vegas, drummer, DJ. How are you? Great. I love it. Anyway, I was watching your reels. I just told everyone that it was amazing. What you guys doing, yaar? What's that? That energy, where did it come from? Especially you. I can't just tell about that reel which I've seen. What were like this energy? When you do something you love, you can pull the most amazing, funnest energy ever. So that's what that is. And I'm, just clean, so pure, why not having if a good time. we start from you and you show what I see? Oh, today I'm going to be playing with my hands on the drums because it's going to be an acoustic set. I like that sticks, the colorful sticks which you play with. Yeah, but we're doing an acoustic thing when we perform today, so this is just a makeshift percussion setup. Can you just give... You guys have been before as well, Pakistan, or is this the first trip? First time. So who are the singers you're doing this collaboration with? There are 10 singers, Pakistani, right? Can you tell the names? Who? Okay, the first person name is who? Second person? Okay, we got I'll start with the ladies. Ladies first. Okay. We got Rimsha, singer. Nimra, singer. Yeah. Sidra, singer. Yeah. Ridhika, sitar player. Yeah. Okay. Huria plays dol. Okay. And then I'm the sixth woman. So those are the women. Okay. I do know the men's names, but I got my ladies covered. Oh wow. So I'm gonna pass that down to the gents. We got Fakir, who's just everything. He's amazing. He sings and plays. What are these? Yeah, percussive kind of like clickers. Yeah. I don't know what to call these. Yeah. Is that right? Yeah. And then Sitar Jogi, who plays this instrument called the bean, which is like the snake charmer kind of. Ali Adil also, right? From Quetta? Oh yeah, and also him. Yeah. Okay. Yeah. And then the two of us, and then who else are we? Did we get it? If you're not going to take their name, you know what they're going to do? They'll stop following you from Insta. They'll block you. I'm telling you. Donnie. And they'll block your IT. Oh, Donnie, tabla player. Donnie, the tabla player. Finally. Yeah, there we go. And Kashif Dani? There we go. Islam. The ladies got it covered. Yeah, I got the the all the 10 names together. So what is the experience? It's incredible. I think it just shows that with music and with art, there's no barrier when it comes to this. Most of these Pakistani artists, only half of them speak English, so we can't communicate with them. But in playing music together. But from Hunza, Islam Habib, he must be good in English because they're good literacy rate in Hunza. Yeah, I've been there. There's so many people walking in the road. If you ask anyone where to go, the kids, the aunties, everybody, they speak in English very highly. They say you keep going straight and then take right. So you from Hunza, it must be easy for you. It's true, actually. I feel like most of the people speak pretty good English, but there's a few of us who don't. So it's kind of but it kind of doesn't matter. I think that's what. Yeah, it doesn't matter. I think because music have their own language, and you play music, so you don't have the issue of that. So why not you show something together, a combo, which you already made it, as you're a singer and you guys are playing. So why not? Okay, sure. I love it. I love it. मुझे भी इतना सूदिंग लगा खुद इनके साथ गा के because ये talent इनका जो है मैंने जैसे बोला म्यूजिक की कोई ज़बान नहीं होती
उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, आप उसके अंदर ढल जाते हैं, आप घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एनीवे, मुझे ये बताइए, हैव यू हर्ड म्यूजिक पाकिस्तानी बिफोर? राइट, A little bit. I think. Like you have, you know, the names like famous Nusrat Ali Khan, Yeah, totally. Noor Jahanji. Totally. It's some of my Abdul favorite Karim music, ji. actually. Sorry? That's some of my favorite music. Really? Yeah, strangely. Oh wow! You know. You know about folk music exactly, right? Mm-hmm. Yeah. So in Pakistan, who you like to sing and you know like to Well, I really like Qawwali music. Qawwali? Yes. Oh really? Yes. There's actually a band in the U.S. that I know called Fanafi Allah, Okay. who's plays Qawwali music in the States, and they also come over here sometimes. All right. And they introduced me to Qawwali music, and I fell in love with it. And Oh wow. yeah. Okay, in your country, there's like so much space for women's, right? Because we were talking about the women empowerment as well, because we have a week, although the Women's Day is coming on 8th, right? So I was telling everyone about this, that women should come out, do work, show their talent, you know, make their names in the industry worldwide. So what do you say about it? We still have a long way to go, I think, worldwide. There's a lot of space for women, more space, I would say, for women in the United States. But it's still not equal. It's still not even close to equal. And sometimes my friend and I will look up festival schedules and we'll look at how many are female and how many are male. And it would be like 3 out of 45. Really? Yeah. And then those are female fronted. And then like with female bandmates, it would be like maybe 5. You're doing it since how long? At the age? Like 18, 19 years. Oh, really? Yeah, I started later in life. I started like when I was 21, 20, yeah. So what was your passion? Like, why are you doing this? Long story short, I was an athlete. I was a basketball player. Oh, really? Yeah. And I put everything into that. And then I had a knee injury which just threw my life on a curveball. Oh my God. But then I was searching for something that had that same discipline, body movement, awareness, centering and focus. And then I just literally stumbled across the drums and I'm like, this is it. Let's take everything I applied to sports and being an athlete and put it here. And I've never looked back. Just oh my God. kept going with it. This is something so interesting, you see. Yeah. This is called passion, seriously. If you had endured in any field and you couldn't do that thing which you were doing it and your interest was, but you were wanted to make your name and you know wanted to be established all over the world, you wanted to you know go away, so you chose this. This is the thing. यही चीज़ मैं समझा रही थी कि जो औरतें हैं वो टूटे ना, अपने आप को मतलब टुकड़ों की तरह ऐसे बिखेरे ना, वो अपने आप को सिमेट के कुछ बने। तो बहुत सी ज़िंदगी में हम जो छोटे छोटे रिश्तों को लेके परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे तो कितना कुछ हो गया। वो भाई बास्केटबॉल प्लेयर बंदी यार, वो क्या थी देखो, फिर उसके बाद भी वो टूटी नहीं, फिर जाके बैंड में अपने आप को इंक्लूड करके देखें ड्रमर बन गई। अच्छा, अब ये है कि अब कुछ ऐसी चीज़ आई वुड लाइक यू शुड शो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ योर नियर टू योर हार्ट एंड यू वुड लाइक टू शो you know to our viewer and especially the Pakistani audience. Would you like to show us something different music you can sing? A different kind of music? Yeah. Which is your favorite? Wow, it's hard, but yeah, okay. और इतना अच्छा, इतना सुरीला, seriously आपको नहीं लगा कितना amazed इन्होंने? Rag is quite very difficult for everybody, no matter who's like famous, non-famous, you know, talented, not talented, but they like Rag. Okay, that's the scary part. And you're doing everything so smoothly, you know, and very nicely. Thank you. Any message would you like to give for Pakistani audience? Yeah. There's a camera for you. Please go ahead. I think all of us are just so grateful to be here and grateful to the U.S. Embassy for bringing us out here and face the organization that really made all of this come together. We're so grateful to be working with these Pakistani musicians here and to bring those Pakistani musicians back to LA to continue to collaborate. And yeah. We're happy it's not over. We get to see them all again. Really? Yeah. What do you say in the last?
what hasn't been said is I want to thank these two gentlemen. It's been beautiful being here and spending a lot of time together and playing music. So it wouldn't be a trio without the three of us. So thank you guys. Wow. And what about you guys? I just wanted to send a thank you to all the people here in this country, Pakistan, because it's been such a beautiful experience to be here. Really? And just the culture of music and just the magic that I've experienced even before this through the amazing artistry of just the, you know, the people who've come from this country. So I'm grateful for all of you. Oh, sweet. Thank you, Bryce. So Yeah. sweet of you, so kind of you. So, अब इनसे सुनते हैं कुछ बहुत अच्छा सा म्यूज़िक का कोई नया एक टेस्ट और कुछ नई चीज़। तो एक ऐसी परफॉर्मेंस में भी वीडियो भी देख रही थी और जो मैं काफ़ी देर से बता रही थी कि मैंने इनकी इंस्टा रील्स पे बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें सुनी है और देख के भी। और इसी तरह के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अपने शो के ज़रिए आपसे मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और जब इनकी कोलैबोरेशन का पूरा काम जो बन के एक सही वाली पिक्चर में आपके सामने ऑन एयर होगा, वो जो ऑन एयर जो भी हम कहते हैं सोशल मीडिया पे आप जब देखेंगे तो आप ज़रूर उस वक्त इनके पेजेस पे भी जाके इनको बताइएगा ज़रूर कि इनका काम आपको कैसा लगा और हमारे शो के तवस्सुस से हम आपकी मुलाकात इनसे करवा सकें। तो एनीवे अब आगे क्या है शो पे ये तो आपको हम थोड़ा सा सरप्राइज़ देंगे क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, गुलशन इदरीस और लिंता मरजान। अच्छा जी, ये वो लड़कियां हैं जो है बाइकर्स। ओह माय गॉड, बाइक चलाती है यार, सीरियसली। लिंता, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, अपनी कहानी बताइए अपनी ज़ुबानी। क्यों बाइक चलाती है, कैसे चलाती है, क्या ख्वाहिश थी, किस वजह से, किस ज़रूरत के तहत क्यों चलाई बाइक? बेसिकली पहले तो मुझे शौक़ था ना, वैसे ही बाइक ले ली, चला ली, जो गिरी भी हूँ। अच्छा, कहाँ चलाती थी भाई की बाइक लेके? बाहर ग्राउंड में जाके। हाँ, अच्छा। उसके बाद मेरी जब मैंने चलाना शुरू की है ना तो मुझे वो फीलिंग आई है ये, मतलब जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। अच्छा। मतलब इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आई है। तो ऐसे अकेले वैसे खुद सीख सकते हैं बाइक वगैरह, अगर जैसे सीखना हो या फिर नहीं चाहिए होता है? आपका पैशन है ना तो आप सीख सकते हो, सीख जाते हैं। हाँ, तो नहीं दफ़ा ट्राई करना पड़ता है आपको। बेसिकली अब मैं यूसीपी में अंडर ग्रेजुएट हूँ तो वहाँ ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये आप पढ़ने जाती हैं बेसिकली बाइक पे? जी। अच्छा, और रोज़ कितनी दूर है आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी का सफ़र? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का। तो रास्ते में जब आप जाती हैं तो तेज़ हवा भी होती है, अभी तो सर्दियाँ थी स्पेशली, तो मुझे बेसिकली अभी रिसेंटली निमोनिया भी हुआ इसी वजह से, है ना, काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और मैं बाइक पे जाती थी। हाँ, क्योंकि लड़के तो चलो यूज्ड टू होते हैं ना, तो लड़कियां जब बाइक चलाती हैं तो उनको सेंसिटिव भी होती हैं, सेंसिटिव भी होती हैं इस वजह से। हाँ, उनके सामने से धूल मिट्टी भी डस्टिंग करते करते ना, घर की सफाई करते करते भी अच्छी हो जाता है उनको, क्योंकि वो डस्ट लग जाती है, फिर नाजुक होती है लड़कियाँ। तो ऊपर से फिर बाइक चलाती हो यार लड़की, तुम ऐसे हवा इतनी तेज तुम्हारे मुंह को आती होगी, भले हेलमेट पहना हो मगर जिस्म को भी लगती है, सीने पे हवा लगती है। जो हवा है ना वो आपको जो प्राउड फील करवाती है ना, उसका मजा। मतलब शौक का ये आलम है तुम्हारा। हाय हाय, कितने टाइम से चला रही हो? अब पक्का कितना टाइम हो गया, हाथ पक्का कितनी देर हो गई? रिसेंटली मेरा अभी 6 मंथ पहले लाइसेंस बना है। अच्छा। उससे पहले मैं वैसे ही चलाती थी। अच्छा, मतलब पब्लिक रोड पे नहीं आई थी, वैसे ही चलाती थी। अच्छा। हाँ, तो घर वालों की तरफ से इजाज़त मिल गई? इजाज़त, अबाई में ही जाती हूँ। अबाई में जाती हो? अरे वाह। अब आपकी तरफ आते हैं ज़रा, गुलशन आप बताइए, आपने क्या ख्वाब देखा था, क्या सोचा था कि मैं बाइकर बनूंगी और मैं बाइक पे जाया करूंगी, पूरी दुनिया पे घूमूंगी? मेरा ये था कि जब छोटे थे ना, सिस्टर्स होते थे तो शुरू से मुझे बेटा बेटा करके बुलाना कि गुलशन ये है, गुलशन वो है, टॉम बॉय बनाया हुआ था उन्होंने अपने मुझे घर का। तो शौक जो था ना वो तो राइडिंग का, मुझे बाइक पापा चलाते थे ना तो गाड़ी से ज़्यादा ना मुझे अजीब सा फील आता था। मैं कहती नहीं, बाइक पे बैठने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे सीखनी है। स्टार्ट में पापा थोड़ा कहते थे नहीं बेटा थोड़ा नहीं, गिर जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन मैं जब 2 दफ़ा खुद ही चला के गिरी हूँ ना तो फिर कहते चलो सिखा ही देता हूँ। उन्होंने फिर मुझे सिखा दी, तो फिर सिखाई जब तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी बाइक राइडिंग। जब जाहिर जैसे ये लिंदा कह रही हैं, बिल्कुल जब आप राइड करते हो ना
वो जो हवा होती है ना, आपकी सारी टेंशन, डिप्रेशन, आपका हर चीज़ पीछे छोड़ देती है आप, और बिल्कुल रिलैक्स, एक बिल्कुल अलग ही फीलिंग होती है आपकी। अच्छा। तो वो फिर मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं और बहुत अच्छी अब मैं राइड कर लेती हूँ। और मैं और लिंता दोनों ही सोसाइटी है राइड विद प्राइड हमारी यूनिवर्सिटी की, वो चला रहे हैं और गर्ल्स को राइडिंग सिखाते हैं अब। और अदर देन अगर वो बाइक कहती हैं तो वो फिर यूनिवर्सिटी से बाहर भी उनको सिखा देते हैं। तो ये है कि हमारा ये। और आपकी पढ़ाई? स्टडी हम साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, एज अ वॉलंटियर वर्क भी कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, प्लस राइडिंग भी करते हैं, टूर्स भी किए हुए हैं। कश्मीर हो गया, इल्लम है एक नई अभी स्टार्ट हुआ है उसका, बहुत अच्छी एडवेंचर प्लेस है, वहाँ पे भी। तो वहाँ पर जाके भी बाइक चलाई है पूरी? बिल्कुल, ऑफ रोडिंग थी वहाँ पर। तो तकरीबन कोई 5 किलोमीटर 90 की था, उतनी हाइट पे माउंटेन था। और वो पहले ये था कि थोड़ा बहुत अच्छी प्लेस है, मैं बल्कि रिकमेंड करूँगी राइडर्स को कि वो वहाँ पर जाएं। अच्छा। और वो भी न्यू प्लेस है, पहले थोड़ा दहशतगर्दी का था तो वहाँ पर अब वो सारा रिजॉल्व हो गया है, प्रॉपर आर्मी के साथ हम लोग गए थे और बहुत अच्छी, और लाइक अब व्यू भी बहुत मजे का। तो वहाँ पर हम तो अगर वहाँ पे जैसे आप राइडिंग के लिए जाती हैं इतनी दूर, ऐसे इलाकों में, ऐसे शहरों में, तो वहाँ पे पहले डर नहीं होता, खौफ नहीं होता कि कोई ऐसा रोड अगर डैमेज है, एकदम से कोई खाई आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, उतार चढ़ाव सड़क का, तो मैं मेरी बाइक के समेत में गिर सकती हूँ, मुझे चोट आ सकती है। तो ये सब चीज़ें पहले गाड़ी पे कहीं देखती हैं कि भाई ये स्मूथ रोड है, सही है, उसके बाद उधर बाइक लेके जाती हैं? नहीं, जो राइडर होते हैं ना उनके लिए जो उनका रोड होता है ना, वो ऑन द स्पॉट अगर स्पीड ब्रेकर भी आ जाएगा ना, वो फौरी अपनी बाइक को जानते हैं कैसे हैंडल करना है। तो उनके लिए ये नहीं होता कि पाथ क्या है, कैसा होगा, हमने नहीं जाना, नहीं, उनको पता चल जाए कि यार कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ पता चल जाए कि जा रहे हैं हम लोग, वो निकल पड़ते हैं भाई। हाँ, घर में 5 मिनट का कह के निकलते हैं, अगले दिन आते हैं फिर वापस। घर वालों की तरफ से कोई सख्ती थी जब आपने इस तरह से राइडिंग शुरू की? नहीं, मैं इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र अल्लाह का करती हूँ, इतना सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी कहूँगी ना, मुझे वो हर बात के लिए कहते हैं हाँ बेटा आप कर लो, ये कर लो। तो मैं टूर्स के लिए थोड़ा सा कहते हैं जाहिर है, तो वो कहेंगे बेटा ध्यान से, गिरना नहीं, ये नहीं, लेकिन ये शुक्र हो जाता है कि वहाँ पे जाके सिम नहीं चलती आपकी। सिम नहीं चलती? अच्छा, ऐसे इलाकों में कुछ जगहों पे तो नहीं चलती, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा हो जाता है, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाती है और आराम से डिस्कनेक्ट होकर अपने मिशन पर निकले हुए होते हैं। मगर फिर भी वैसे कभी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी चीज़ पेश आई, कोई चोट लग गई, सीखते वक्त भी होता है अमूमन, और फिर अब तो आप ऐसे शहरों में जाती हैं? मैं तो राइडिंग करते पहले मेरी ये, अब तो बुरी हालत हो गई है, टांगों के ऊपर इतने निशान पड़े हुए हैं। अच्छा। तो कभी सलेंसर लग जाना, किक लगाते हुए लग जाना, बाजू एक दफ़ा टूट गया था मेरा। लेकिन एक कि मैं जब छोटी छोटी चोटें लगती हैं ना, तो उसमें मैं घर वालों को नहीं बताती, लेकिन जब बाजू टूटा था ना, तब वो घर वाले नहीं अब नहीं जाना, कर लेंगे दूसरा सही होने दो। और सिलेंसर तो लगता है, मुझे पता है वो कभी उसका निशान भी नहीं जाता, अभी बड़ी मुश्किलों से जाता है, और फिर से जब वो जलता है ना तो चीखें निकल जाती हैं। ये तो है, लेकिन काफी ज्यादा गर्म होता है। हाँ, मेरे तो पाँव में एक बार लग चुका है। मेरी बहन की शादी हुई थी, बड़ी वाली बहन की, तो बड़ी से बड़ी बहन की, शिम्मी बाजी नाम है उनका, उनकी शादी हुई तो सारे रो रहे थे कि मतलब रुखसती के टाइम पे। तो जब मैं रोना शुरू हुई तो मैं सबको देख देख के रो रही थी, मुझे इतना सेंस तो था नहीं, मैं छोटी थी। तो इत्तेफाक से बाहर बाइक खड़ी हुई थी, उसका गर्म सिलेंसर मेरे पाँव को लग गया, मैं और चीख चीख के रोना शुरू कर। लोगों को लगा कि मैं बहन के लिए रो रही हूँ। अम्मी ने कहा नहीं, अंदर आके थोड़ी देर और बैठ जाओ, बच्ची बहुत रो रही है, किसी को क्या पता सिलेंसर लग चुका था। तो वही मुझे अंदाज़ा है कि बहुत तकलीफदेह होता है। अच्छा, ये बताइए, जब आप बाइक कर रही होती हैं ऐसे और ऐसे सड़कों पे जाती हैं अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो हमारे माशरे का क्या रद्द-ओ-अमल है, कैसा इम्पैक्ट है, क्या फेस करना पड़ता है आपको सिचुएशन को, किस तरीके के लोग मिलते हैं, कोई छेड़ता है, कोई तंग करता है, या फिर इट्स ऑल ओके, इट्स फाइन, नोबडी डिस्टर्ब्स? अभी जो लाहौर में है ना, वो काफ़ी लोग जो है ना ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, वो सपोर्ट करते हैं। इवन कि आप अगर जा रहे हो ना, वो थम्स अप करेंगे। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको कमेंटिंग करते हैं और इतनी बुरी तरीके से करते हैं कि आप थोड़ा सा डिसहार्ट होते हो। ऐसा तो नहीं होता पीछे लड़के लग जाते हैं बाइकों पे और छेड़ रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, कोई तंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा सीधी हुआ, कमेंटिंग जरूर करते हैं, जाते हैं। वो तो आप पैदल भी जा रहे हो तो आपको क्या कहेंगे, क्या किस तरह से, मतलब जहाज से जाना, गिर ना जाना, ये ना ब्रेक ना लगे, इस तरह कमेंटिंग क्यूट वाली करते हैं, मतलब केयरिंग वाली, मतलब वो जो मजाक करना, मजाकी चीज़ा लगा देते हैं। अच्छा, मगर मासूम वाला, प्यार वाला, कोई बदतमीजी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। अब इतना ब्रॉड माइंडेड हो गई है आवाम, सपोर्ट करती है गर्ल्स को। अच्छा, हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। घर जाके अम्मी को बताती हूँ आज मेरा चेजा ऐसे किसको ही लगाता हुआ निकल गया, कि वो आराम से कहीं ब्रेक ना लगी तो? नहीं, ये नहीं बताते, बेजारी बात है, थोड़ा सा वो ऑन्शियस हो जाते हैं ना माँ बाप के। मगर वैसे ही ये बात भी है,
ख़वातीन के साथ अमूमन होता है कि बाइक चला रही एकदम से ब्रेक का वक्त आए तो ब्रेक लगाने की वजह चीख मार देंगी। पहले ब्रेक लगाओ साथ जब जा रही होती है और भी लड़कियां होती हैं बाइक चला के जा रही होती है। हाँ, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं अब, ट्रेंड बढ़ गया है। जब से ये स्कूटीज आई है ना, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, हाँ। क्यों? वो अंडर 40 सीसी होती है ना, 40 वो स्पीड भी उसकी कम होती है और आप इजीली थोड़ा मुश्किल लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो वो काफ़ी गर्ल्स ला रही हैं। अच्छा, मैं बाइक सीखना चाहूँ तो मैं कितने टाइम में सीख सकती हूँ? अगर आप ये मैं इसलिए अपने लिए भी नहीं पूछ रही, वैसे मैं बाकियों के लिए भी पूछ रही हूँ कि एकदम से अगर कोई माइंड बन जाता है किसी का, देखे ना कितनी आसानी हो गई है। बस, टैक्सी, रिक्शा, और वैगनों के आगे आड़े वेट नहीं करना, आपने इंतजार नहीं करना, अपने काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, किसी जगह भी जाना है, पुप्पी के घर जाना है, आप अपनी बाइक पकड़े। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको पार्किंग की वो नहीं टेंशन होती है, कहाँ पार्क करें कहाँ नहीं, जहाँ जगह मिली पार्क कर लो। और टाइम से टाइम पहुँच जाते हैं जल्दी। बड़ी गड्डी तो पहले पार्किंग ही ढूंढते फिरो कि भाई लगानी किधर है। रोड पे भी ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो गाड़ी जाम हो जाती है। गाड़ी जाम हो जाती है। क्या यार, ये जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है। तो भाई जो लड़की बाइक चला, हाँ तो मैं जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कितना टाइम लगता है? अगर आप पैशनेट है ना, विद इन अ वीक आप सीख सकते हैं। विद इन अ वीक? यार ये तो बड़ी बात है। जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सीखी थी, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते में सिखा दिया था, 7 दिन का उन्होंने मुझे करवाया था, वैगन आर पे सिखाई थी। तो उसके बाद फिर मैं ऑटोमेटिक चलाना शुरू हो गई। तो एनीवे, आप भी अगर सीखना चाहती हैं और बाइक लेना चाहती हैं और आपको बहुत हर्जल्स हैं, दूर दूर जाने में परेशान होती हैं, तो मेरी बहन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी बाइकर्स हैं और बाइक चला रही हैं, वो पढ़ने जा रही हैं, वो काम पे जा रही हैं और वो आगे पूरे टूर को लेके जाती हैं राइडिंग कराने के लिए। तो लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। एक दिन आएगा हम चाँद पे भी पहुँच जाएंगे। हमसे चाँद क्या कम है या हम चाँद से कम है? नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं बाइकर्स। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि अपनी बाइक को देखभाल करने के लिए सुबह सुबह उठ जाती हैं, उसकी सफाई के लिए उसको धोती हैं, उसको साफ़ करती हैं, उसका भी कोई इंजन ऑयल चीज़ें होती हैं जो देखती हैं? वो मेंटेनेंस होती है आपकी। अच्छा, ज़रूरत हो तो उसकी टंकी में कोई लंबा तार डाल के ऐसे चेक करना होता है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, वो आप वैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाता है टंकी में इतना पेट्रोल है, इतना नहीं। तो ये खुद कर लेती हो? हाँ। अब ये सब किसने सिखाया है भाई ने? नहीं, ये आपको ना जैसे आप चलाते हो ना तो आपको वक्त के साथ साथ आ जाता है, समझ आ जाती है ये। अच्छा, और बाइक भी पंचर वंचर भी होती है डेफिनेटली, उसकी भी हवा ना, तो वो सब कैसे करती हो अगर रास्ते में तंग कर दे, कोई ऐसी परेशानी हो जाए? नहीं, वो ये आप अक्सर रोड पे ना जगह जगह पे बने हुए हैं पेंटे लगाने वाले, तो वो फिर एक दफ़ा जो मेल हजरात हैं वो आपकी हेल्प कर भी देते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं ना अगर लड़की जा रही है तो। हाँ, मैं बहुत सपोर्टिव हो गई है आवाम अब ना, वो पहले वाली नहीं रहा। जहलियत वाला दौर था, सारा चला गया। हाँ, वो सारा दौर जो है भी ये अभी भी है। हाँ, 100 से 80% अगर एडवांस हो गया है ना तो 20% अभी भी लोग हैं। हाँ, यहाँ पे अभी भी कोई ऐसे हैं जो रिश्ता लेकर अगर आ जाए तो उसके बाद बोले हाय ये तो बाइक लड़की बाइक चलाती है। अच्छा, बाइक चलाती भाई को पीछे बिठा के लेके जाती होगी ना? नहीं जी, खुद जाती है बाइक। अच्छा, क्यों अकेली जाती है? अकेले जाती है, ऐसे कुछ है? आपको जैसे हैं कि और वो ये भी बोलते होंगे कि वाह बाइक चलाती है यार, शी इज सो टैलेंटेड। बड़ी बात है यार, यही बहू चाहिए हमें जो घर का सौदा सलब भी लाए, घर का सौदा सलब लाए, बाइक चलाए, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप इजीली दे दे, खुद मुख्तारी वाली औरत लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसी सोच बहुत मैं भी, मगर ऐसी सोच ज़्यादातर उन्हीं औरतों में पाई जाती है वो जो खुद काम करती है ना। वो आने वाली नस्ल को भी ये देखती है कि मेरे बच्चों की जो लाइफ में आए वो भी इसी तरह की हो, लाइफ इजी हो जाए, और मेरी बेटियां भी इसी तरह आगे रास्ते में चलें। मगर मैंने देखा है जो बेचारी घर बैठी है ना, जो काम नहीं करती हैं या हाउस वाइफ हैं, उनको ऐसे कोई मौके नहीं नसीब हुए, तो फिर वो आगे ना डरती हैं अपने बच्चियों के लिए भी कि हमारी बेटियां बाहर जाएंगी तो आपकी जैसे पेरेंट्स में अगर आपकी अम्मी नहीं बाहर काम करती थी तो वो डरती होंगी कि क्यों बाहर जा रही है, क्यों काम कर रही है, अल्लाह ना करे। पर ये अगर वो नहीं जा पाई ना बाहर, उनकी सोच इंडिपेंडेंट वाली ही थी, इसलिए वो चीज़ मेरे में आई। अच्छा, सपोर्ट भी आई अम्मी की सपोर्ट की वजह से। क्या बात है, सोच अच्छी रखी है ना। आप भी बताइए ना, ऐसी कोई दुश्वारियाँ, कोई तकलीफ़ें ऐसे सामने आई? आप तो इतनी दूर दूर जाती है, वहाँ उन इलाकों में कोई बाइक ख़राब हो गई हो तो फिर क्या सिस्टम होता है? सिखाया जाता है आपको बाइक की सर्विस का?
जी बिल्कुल, आप जब अपनी बाइक स्टार्ट करके जाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कब फ्यूल जो है चेंज करवाना है आपने, ऑयल कब चेंज करवाना है आपने, फ्यूल कितना रह गया, कितने किलोमीटर आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं। मेनली जो राइडिंग है ना वो इस मेरे ख्याल से फीमेल्स के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप जब राइडिंग करते हो ना आपके डिसीजन पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको डिसीजन लेना आ जाता है कि आप किस जब कोई मौका हो रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको पता चल जाता है ये सही है ये रॉन्ग है। सही और गलत में डिफरेंस आपको समझ आ जाती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो आपको। और जब आप जैसे कि हम कह रहे हैं कि जब आप राइडिंग करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको ज़ाहिर आपने करनी होती हैं, उसको कैरी आउट कर लेते हो आप। अब जैसे रिसेंटली मेरे यूनिवर्सिटी जाती हूँ, 20 किलोमीटर का मेरा होता है, तो टायर पंचर हो गया और 2 हो गया इकट्ठे ही, चलो बस अब मैं लेके जा रही हूँ साथ साथ। लेकिन यह है कि हमारे मेल्स बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। उन्होंने फिर कहा कि बेटा हम आपकी हेल्प कर दें, मैंने कहा नहीं। लेकिन हाँ एक ये भी चीज़ है कि जब आप जा रहे हो, मेरी तरफ से एक फ़ीमेल्स के लिए है कि आप जब जा रहे होते हैं पहली बात तो आपने लिफ्ट वगैरह नहीं देनी किसी को, क्योंकि थोड़ा फिर भी इशू जो भी है होता है, लिफ्ट नहीं देनी। और सेकंड चीज़ ये है कि जब भी औरत को भी लिफ्ट नहीं दे, वो भी थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से आजकल अगर इतना एडवांस हुआ है ना तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि ज़्यादा ही लोग जो हैं रोड पे खड़े हैं, कहीं भी आपको गन पॉइंट ये है। अच्छा ठीक है। तो ये नहीं मैं कर नहीं रही, लेकिन ये कि बहुत सिक्योर जगह भी है, लेकिन थोड़ा सा ये कि आपको ये चीज़ें भी साथ साथ एहतियात जरूरी है। अब बाद में ये कहें कि नहीं ये मसला हो गया, आप पहले ही उसको कैरी आउट कर लो। अब जैसे सर्दियाँ हैं तो उसमें आप जैकेट वेयर करके जाओ, तो साथ साथ ये सारी चीज़ें अगर आप कैरी आउट कर लेते हो तो फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। मेल्स एंड फीमेल्स फिर सेम ही हो जाता है। तो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं आप, क्या मकसद है आपका? बिजनेस इरादा है, बिजनेस करने मैं अपना एक क्लब भी बनाना चाह रही हूँ ना, ये बाइक राइडर के लिए। अभी जाते हैं ना हम, मैं मेल भी हैं, मेरी ये ख्वाहिश है मतलब फीमेल हों सिर्फ। अच्छा, ओनली फीमेल्स। तो ये जैसे फीमेल की ख्वाहिश कर रही हैं आप, तो मेरे भाई हज़रात किधर जाएंगे? उनका तो लगाया काम खत्म नहीं हो जाएगा? ऑलरेडी है ना, वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बताते, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, उनको भी लगे रहने, वो भी करते रहे, आप भी करें ना। उनको क्यों हटवा रही, सिर्फ गर्ल्स करें, अपने भाइयों की बाइक। वो ये अपनी तरफ से कहना चाह रही है कि लाइक मेल्स एंड फीमेल्स इकट्ठी टूर्स पे जाते हैं। अच्छा, तो वो अलग से फीमेल्स नहीं जाती, कुछ फीमेल्स नहीं जा वेरी नाइस। अच्छा, तो कह रही है हम ऐसा क्लब बना लेंगे, इतना सिक्योर कर लेंगे उसको, इतना सेफ्टी साथ रखेंगे कि वो फिर जो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते वो भी कर देंगे कि हाँ यार फीमेल्स का जा रहा है, फीमेल जा सकती है, बाउंसर्स हैं उनके साथ। कितने घंटे की आप जो है बाइक चला लेती हैं, राइड कर लेती हैं? मैंने अभी देखा था तो 300 किलोमीटर जो है ना वो मैंने कवर कर लिया था, यानी मॉर्निंग टू इवनिंग तक। प्रॉपर जब कश्मीर गए थे ना तो प्रॉपर ऑन वन चला लेती है जी। इतना मतलब लाइक सुबह से शाम कोई भी काम हो, पेरे मम्मा बेटा आप राइडिंग कर रही हो तो जाओ लेके आओ, ये ले आओ। सिस्टर है यार राइडिंग करते हो, मुझे सिखा दो, नहीं तो मैंने कहा सिखाती हूँ ना। यानी आपका घर में एक काम आ जाता है, फिर गुलशन को बाइक आती है, कोई भी काम, दही लेने चले जाओ, दूध लेने चले जाओ। अच्छा, एक बात ज़रा मुझे सच सच बतानी है, हर घर में ये होता है, अगर जैसे किसी बेटे को बाइक दिला दी है और वो बाइक चला रहा है, जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर जैसे मोस्टली अगर उसकी शादी हो गई तो शादी के बाद भी ना वो यही कहता है अपनी बीवी को, लोगों को बता रहा होता है कि यार मैं ये इतने मेरे हालात थे कि मेरे माँ बाप के पास सब कुछ था, मगर उन्होंने कहा अपने पैरों पे खुद खड़े हो, बाइक चलाओ, इस तरह सफ़र करो, सब कुछ करो, तो मेरे जैसी हालात अच्छे होंगे तो मैं बाइक छोड़ के फ़ौरन गाड़ी ले लूँगा। तो क्या बाइक इतनी तकलीफ दे चीज़ है जिस पे बैठना अजियत है, जिस पे जॉब पे जाना अजियत है, और फिर हम तरस खा रहे होते हैं अपने भाइयों के ऊपर, आए सारा दिन धूप में बाइक पे गया था, बाइक पे आया है, ठंड है तो ठंड में बाइक पे गया था तो बाइक पे आया है, तो हम इस तरह से तरस खा रहे होते थे कि जो लड़कियां बाइक चला रही हैं, तो ज़रा मैं बताएं ये राज खोल के कि इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट, और बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है या बहुत ही अजियत वाली चीज़ है जिससे बस छुटकारा हासिल करके जल्दी से गाड़ी ख़रीद के बस अपना वही बात आ जाती है ना, पैशन। अगर आपका पैशन है वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। हाँ ये है अगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, ये जो आपके हाथ में फिंगर्स है ना ये जाम हो जाती हैं। हाँ, और तो आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते? ग्लव्स के बावजूद, जैसे ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा सर्दी रही है लाहौर में, तो मैं जाती रही हूँ ना धुंध में, तो तब रियलाइज़ हुआ था ये भाई यूँ होते हैं। अच्छा, मेनली गाड़ी का ये भी होता है कि जब आपने आना जाना होता है ना तो बाइक पे आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर जो बिज़नेस आप स्टार्ट कर देते हो तो वो कहते हैं गाड़ी पे शिफ्ट इसलिए वो मेनली करते हैं कि थोड़ा सेफ हो जाता है, आप अंदर हो जाते हो ना। बाइक पे ये होता है कि आपको जो भी गंदा कोई भी गुजरेगा
छींटे सारे पड़ेंगे, फिर आप गालियाँ दे रहे होते हो जो बंदा पास से गाड़ी लेके जा रहा होता है। तो बस वो इसलिए शिफ्ट करते हैं, वरना बाइक तो कोई इशू नहीं है, बाइक का मसला ही नहीं है। मेनली इसलिए वो गाड़ी पे शिफ्ट करते हैं कि जब आप एक बिजनेस करते हो तो फिर आपको ये सारी चीज़ें सेफ रखनी पड़ती है कि आपके कपड़े ख़राब ना हो जाए, सिलवटें ना बढ़ जाएँ, गर्मी से वो पसीना सारा वो जो होती है मट्टी वगैरह वो सारी, उससे बस सेव कर ली। देखिए हमें यहाँ पर इनको बुलाने का मकसद ये था कि हम आपको ये बात समझा सकें कि जो औरत है वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है, मेहनत से, अपने लगन से, जो चाहे वो अचीव कर सकती है, अपनी इज़्ज़त और वक़ार को संभालते हुए। और नाम बनाना मुश्किल है, अगर हम बहुत शॉर्टकट देखें तो मुश्किल है, मगर अगर हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कदम रखें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीख के, समझ के, लोगों को, मिजाज को, माशरे को, घर वालों को, ख़ानदान वालों को, सबको मिल मिला के उनकी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाएं और उनका मिल के साथ दें, तो हम कुछ भी कर सकती हैं ख़वातीन। लेकिन ये जो रोड्स पे हम ख़वातीन को देखते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह जैसे जो बाइक चला रही हैं या किसी बस के लिए खड़ी हैं, या आई डोंट माइंड, मैं तो कहती हूँ साइकिल्स पे भी अगर स्कूल जा रही हैं लड़कियाँ, अपने घर के पास अगर स्कूल है, वो डिस्टेंस ज़्यादा है एंड देयर लाइक यू नो साइकिल पे स्कूल जा रही हैं, तो उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें और उनके ऊपर आवाज़ ना खींचें, उनका मजाक ना उड़ाएं, गलत लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें उनके लिए, या कोई उनको देख के जज ना करें उनको कि ये ऐसी हैं या वैसी हैं, उनके ख़ानदान वाले कुछ नहीं कहते, नहीं, आप उनका सपोर्ट कीजिए, आप उनका साथ दीजिए। और मेरी तरफ़ से इन सारी औरतों को सलूट है कि भाई आप इतना अच्छा काम करिए। मेरी तरफ़ से खुदा हाफ़िज़, कल मिलते हैं दोबारा से आपको मॉर्निंग विद फिज़ा में।